Welcome to the series of Artificial Intelligence lecture number 9. In this video, we are going to discuss about AO star algorithms. तो AO star algorithm को डिस्कस करने से पहले that is actually the extended version of A star algorithm. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं what we studied in A star algorithm. A star algorithm was actually dependent on two things. वो था हमारे पास f of n फंक्शन. ए ऑफ स्टार हमारे पास दो चीज़ों पर काम करता है, जो कि था हमारे पास एफ ऑफ एन फंक्शन, जिसमें आ जाता है हमारे पास एक एच ऑफ एन दैट इज़ द हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ एनी गिवन पाथ प्लस जी ऑफ एन. जी ऑफ एन इज़ व्हाट? दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल कॉस्ट गिवन होती है ना, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ एन. जबकि हमारे पास जो एच ऑफ एन है ना, दैट इज़ दी एस्टिमेटेड वैल्यू कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कितनी कॉस्ट लग सकती है. लाइक फॉर सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देयर इज़ दी वैल्यू दैट इज़ दी 10. ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, दैट इज़ जी ऑफ एन. कि हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए यू विल ऑलवेज कॉस्ट 10. जबकि हमारे पास अगर एक एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन थी, जो कि अगर हम लोग कहें यहाँ पर 13, दिस 13 इज़ एक्चुअली व्हाट? दिस इज़ एच ऑफ एन. तो हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम इसी फंक्शन पर, इसी इक्वेशन पर काम करता है कि जिसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एच ऑफ एन और जी ऑफ एन. अब हमने कहा कि हमारे पास ए ओ स्टार एल्गोरिथम, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम का, तो इसमें कौन सी एडिशन है? इसमें जो एडिशन हमारे पास आ जाती है दैट इज़ दी एंड और ग्राफ्स. अब एंड और ग्राफ्स हमारे पास क्या होते हैं? लेट मी टेल यू विद द एग्जांपल इन दिस फिगर. अगर हम लोग कहें अब तक के जितने भी एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं ना, वो सारे डिफरेंट थे, और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ ए ओ स्टार एल्गोरिथम, वो बाकी सबसे डिफरेंट है. बाकी सबसे डिफरेंट किस तरह से? हमारे पास प्रीवियसली जितने भी एल्गोरिथम्स थे ना, उनके पास एक ही चॉइस गिवन थी कि ईदर यू कैन सेलेक्ट पॉइंट ए और यू कैन गो टू पॉइंट बी. इसी तरह से था हमारे पास सारे एल्गोरिथम्स में, चाहे वो ए स्टार एल्गोरिथम हो, हिल क्लाइंबिंग हो, और वॉट एवर एल्गोरिथम इट वॉज. लेकिन एंड और ग्राफ में हमारे पास जो कि ए ओ स्टार एल्गोरिथम है, इसमें हमारे पास एंड ग्राफ आ जाता है, एंड और ग्राफ. अब एंड और ग्राफ हमारे पास क्या होता है कि आप जो है ना, या तो किसी एक पाथ को फॉलो कर सकते हैं, या आप मल्टीपल पाथ को भी एट अ टाइम फॉलो कर सकते हैं. दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज एंड कंडीशन. एंड कंडीशन में हमारे पास यही होता है ना कि जब मोर देन वन, मतलब जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं वो सारे ट्रू हों, तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आता है. तो यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल टास्क को फॉलो करके आप एक डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं. अब हमारे पास अगर एग्जाम्पल लें, इसको एक ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शन गिवन है ना, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दी और कंडीशन, कि आप इसको एट अ टाइम इस एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप नोट करें, हमारे पास जो ये दो लाइन्स हैं बी और सी, इन दोनों नोट्स पर जाने के लिए आपके पास एंड कंडीशन है. मीन्स क्या? ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम इतने से ग्राफ को देखें तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो आप सिर्फ डी पर जा सकते हैं, या तो आपको अगर बी पर जाना है ना, तो आपको सी पर भी जाना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर एंड कंडीशन आ गई. तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारे पास ये इस तरह के ग्राफ और ये एंड ए और स्टार की नीड क्यों हुई हमारे पास? क्योंकि हमारे रियल लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है. किस तरह से? कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म किया जाए टू अकम्प्लिश वन टास्क. जिस तरह से प्रीवियसली एक फिगर में यहाँ पर एग्जांपल गिवन थी वेजिटेबल की, कि अगर आपको वेजिटेबल को कुक करना है, देन यू फर्स्ट हैव टू बाय इट. मतलब कुक करने के लिए आपको दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करना है, तभी आप जो है ना फाइनल कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं. दैट इज़ दी एंड कंडीशन. जबकि अगर आप नोट करें इधर हमारे पास और ग्राफ में, तो और ग्राफ में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एंड यू कैन चूज़ ईदर ऑफ द कंडीशन एट ए टाइम. तो इस तरह से हमारे पास ए और स्टार में दोनों चीज़ें होती हैं, और की कंडीशन भी होती है और एंड और की कंडीशन भी गिवन होती है वहाँ पर. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास ए ओ स्टार की
कुछ डिस्क्रिप्शन पर। एओ स्टार जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है स्टार का, इट ऑल्सो यूजेस द हेयरिस्टिक वैल्यूज़ टू गाइड द सर्च टूवर्ड्स प्रोमिसिंग ब्रांचेस। यहाँ पर भी आपके पास हेयरिस्टिक वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर रीच कर सकें। जबकि अगर हमारे पास दूसरे पॉइंट की बात करें, एक्सपेंड्स ओनली नेसेसरी नोट्स इंस्टीड ऑफ एक्सप्लोरिंग द इंटायर ग्राफ। ये भी एक हमारे पास मेन डिफरेंस है किसमें, ए स्टार में और एओ स्टार में। कि ए स्टार में क्या था कि आप जो है ना सारे के सारे नोट्स को एक्सपेंड कर रहे थे एट ए टाइम, जबकि एओ स्टार में सारे नोट्स को एक्सपेंड नहीं किया जाता, जबकि कुछ नेसेसरी नोट्स को एक्सपेंड किया जाता है। देन पॉइंट नंबर 3 सेज कंप्यूट्स कॉस्ट यूजिंग बोथ मिनिमम फॉर और एंड समेशन फॉर एंड्स। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटिंग किस तरह से होती है कॉस्ट की, कि अगर हम लोग कहें ये इस तरह से ग्राफ की बात कर रहा है, अगर हमारे पास ये ग्राफ है ना, तो यहाँ पर ये अगर हम लोग और की बात करें तो ये एक ही पाथ की कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। अगर आप एंड की तरफ जा रहे हैं ना, जहाँ पर आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है, तो वहाँ पर आप जो है ना बी की जो भी वैल्यूज़ हैं, एच मतलब हेयरिस्टिक वैल्यू प्लस में एक्चुअल वैल्यू प्लस में सी की जो भी हेयरिस्टिक वैल्यू है और आपके पास जो है ना जी ऑफ एन की वैल्यू है दोनों, और इसकी भी दोनों, ठीक है, उन दोनों को वहाँ पर प्लस किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है। नाउ मूव टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ एओ स्टार एल्गोरिथम। एओ स्टार एल्गोरिथम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये टाइप्स ऑफ सिचुएशंस मैंने आपको बताई, और सिचुएशन भी होती है एंड सिचुएशन भी होती है। और सिचुएशन में क्या होता है, सिलेक्ट वन ऑप्शन अमंग मैनी, कि आपके पास जिस तरह से अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो यू कैन इधर सिलेक्ट प्रोजेक्ट एक्स और यू कैन सेलेक्ट प्रोजेक्ट वाई। जबकि एंड सिचुएशन किस तरह से होती है, टू कंप्लीट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू हैव टू फिनिश टास्क ए एज वेल एज टास्क बी। अब आ जाते हैं कि हमारे पास इसकी वर्किंग पर। तो एओ स्टार एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, स्टार्टिंग में जो कि इनिशियलाइजेशन, एक नोड जहाँ से आपके पास वहाँ पर स्टार्टिंग होगी, नोड्स एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे। देन पाथ सिलेक्शन, follow the currently most promising path based on heuristic cost values to identify nodes that are not yet expanded। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि पाथ को सिलेक्ट किया जाता है किसके बेसिस पर, जो हेयरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन होती हैं वहाँ पर, उसके बेसिस पर एक पाथ को सिलेक्ट किया जाता है कि आपके पास हेयरिस्टिक फंक्शन के बेसिस पर वैल्यूज़ गिवन है और वहाँ पर उसी के बेसिस पर पाथ को सिलेक्ट करना। अच्छा चलें, वहाँ पर अब पाथ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नोड एक्सपेंशन, सिलेक्ट वन ऑफ दी अनएक्सपेंडेड नोड्स एंड जनरेट इट्स सक्सेसर नोड्स। कि हमारे पास वहाँ पर जो अनएक्सपेंडेड नोड्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। देन सॉल्यूशन चेक, इफ़ अ नोड हैज़ नो सक्सेस और सेटिस्फाइज द कंडीशन मार्क इट एज सॉल्व। कि अगर हमारे पास हम किसी पर्टिकुलर नोड पर रीच कर दिए हैं कि हमारे पास ये गोल नोड है, ठीक है, तो इस तरह की किसी कंडीशन पर हम पहुँच गए हैं तो वहाँ पर आपके पास सक्सेस आ जाएगी, जो कि मतलब वही आपके पास गोल है। अदरवाइज़ क्या हो, इसमें हमारे पास एक और मेन चेंज है। कुछ हमने एओ स्टार एल्गोरिथम के ऐसे चेंजेस की बात की हैं जो कि प्रीवियसली किसी भी एल्गोरिथम में नहीं थे। सबसे पहला था कि इसमें एंड और ग्राफ होता है, जो कि प्रीवियसली जितने भी हमने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उनमें सिर्फ और की कंडीशन ही होती है। दूसरा बड़ा चेंज जो कि आपके पास एओ स्टार एल्गोरिथम में, दैट इज़ दी कोस्ट बैक प्रोपगेशन। अब कोस्ट बैक प्रोपगेशन क्या होती है कि बाकी सब एल्गोरिथम्स में तो हमारे पास क्या था कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट से और यहाँ तक आए और जो भी आपके पास गोल नोड तक, ठीक है, और फाइनल एक सॉल्यूशन हमने दे दिया। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग मतलब ये हमारे पास अगर इनिशियल नोड है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो एंड नोड तक आए। अगर फॉर सपोज इस केस में हमारे पास ई गोल नोड है, तो अब गोल नोड तक आने के बाद बैक प्रोपगेशन होती है। और वो बैक प्रोपगेशन क्यों होती है, तो अपडेट दीज हेयरिस्टिक वैल्यूज़, ये जो भी हमारे पास हेयरिस्टिक वैल्यूज़ है ना, इनको करेक्ट करने के लिए, इनको एक्यूरेट करने के लिए, इनको अपडेट करने के लिए। और जब इनको अपडेट किया जाता है ना, अपडेट करने के बाद अगेन क्या होता है कि पाथ की तरफ वहाँ पर एक सॉल्यूशन फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। अगेन वो रिपीट होता है, जो स्टार्टिंग में प्रोसेस हुआ था ना वही रिपीट होता है। अब इससे क्या इंश्योरिटी मिलती है, इससे ये मिलता है कि स्टार्टिंग में जो हेयरिस्टिक वैल्यूज़ कम या ज़्यादा थी, तो अब जब एक बार वो पूरा पाथ एक्सप्लोर हो गया तो जो भी हेयरिस्टिक वैल्यूज़ थी जो अपडेट ठीक तरह से पहले नहीं थी, कुछ गलत वैल्यूज़ थी, तो उनको ठीक करके अब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा
वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं, हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हमारे पास AO स्टार के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास, इसको जो है ना मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर देखें कि हर एक पाथ के लिए आपके पास क्या कॉस्ट है, 1 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 गिवन है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये है आपके पास g ऑफ n की वैल्यूज़। जबकि ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है दैट इज़ दी हेयरिस्टिक वैल्यूज़। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है A। अब इनिशियल पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पर एंड कंडीशन है। दो चीज़ें, या तो D की तरफ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या इन केस अगर आपको राइट साइड पे जाना है तो राइट साइड पर जाने के लिए आपको B और C दोनों को एक्सप्लोर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन लगी हुई है। चलें, अगर हम लोग जो है ना लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करते हैं, D की तरफ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो D की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास ये इसकी वर्किंग उसी तरह से जैसे आपके पास A स्टार की थी ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर नीचे बता दी कि H ऑफ n प्लस G ऑफ n। चलें यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले अगर हम लोग D की कैलकुलेट करें तो D की यहाँ पर D पर जाने के लिए आपके पास हेयरिस्टिक वैल्यू क्या है, 6, जबकि G ऑफ n आपके पास क्या है, प्लस में 1, दैट इज़ इक्वल्स टू 7। अगर आप राइट साइड वाला पाथ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि B और C दोनों नोड्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन गिवन है जो कि इस लाइन से आपकी रिप्रेजेंट होती है। ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड कंडीशन को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो हमें B प्लस C इन दोनों की H ऑफ n और G ऑफ n दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। पहले B की कर लेते हैं। B की क्या है आपके पास 9, H की वैल्यू है, H ऑफ n की वैल्यू है, प्लस 1 आपके पास किस चीज़ की वैल्यू है, G ऑफ n की। तो ये B का हो गया आपके पास 10, और C की आपके पास कितनी हुई, 8 इसकी हेयरिस्टिक वैल्यू है, और 1 इसकी G ऑफ n की वैल्यू है। ठीक है, 8 प्लस 1 ये आपके पास कितना हुआ, 9 हुआ। तो टोटल हम लोग निकालेंगे तो ये कितने बनेंगे, 19 बनेंगे। तो अगर आप लोग इस साइड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आना, तो इस तरफ हमने क्या कॉस्ट निकाली, जो कि अभी हमने निकाला 17। और अगर आप इस तरफ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो इस तरफ कितनी कॉस्ट लगेगी, 19 लगेगी। ठीक है, चलें अब इस तरफ अगर हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट नोट पर आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, जो कि U है। ठीक है, तो U की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, U पर आपके पास H ऑफ n क्या है, 2, U के पास आपका H ऑफ n क्या है, 2, और इसका G ऑफ n क्या है आपके पास 1, तो प्लस 1 ये क्या बन गया आपके पास 3। तो अब अगर आप लोग देखें तो मतलब आपको U पर जाने के लिए अगर आप लोग D से U पर जा रहे हैं तो आपके पास, अब जब हमने एक्चुअली कैलकुलेट की ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आई, 3 आई, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था। इट मीन्स 6 इज़ नॉट करेक्ट। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया कि AO स्टार एल्गोरिथम में आपके पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है, दैट इज़ दी कॉस्ट बैक प्रोपगेशन, कि आप एक बार किसी भी पाथ को फाइंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद अगर वहाँ पर नीड होती है उसको जो है ना अपडेट करने की, देन व्हाट यू डू इज़ एक्चुअली यू अपडेट द वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है तो जो यहाँ पर 7 है दैट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, जब कॉस्ट बैक प्रोपगेशन होगी जो कि वापस आपके पास रूट नोड पर जाएगी, तो अब क्योंकि ये वेट्स को अपडेट करेगा, ये क्या करेगा, नोड्स के जो एस्टिमेटेड हेयरिस्टिक वैल्यूज़ थी उनको अपडेट करेगा। तो यहाँ पर 7 की जगह क्या आ जाएगा, 7 को हटाकर 3 आ जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर ये 7 की जगह 3 आ गया है तो इट मीन्स हम लोग एक और बैक प्रोपगेशन करने से आपके पास ये वाली 13 वैल्यू भी अपडेट होगी। वो किस तरह से, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि D तक जाने के लिए H ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और G ऑफ n वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो 3 प्लस 1 आपके पास बनता है 4। तो यहाँ पर आपके पास 13 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 4। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पर एक्सप्लोर करें, राइट साइड पर एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा,
अब आ जाते हैं कि आपके पास जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना बी और सी का, तो बी और सी का 19 निकला था। चलें ठीक है, आपके पास यहाँ पर 19 बन गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं कि भाई बी से अगर आप जा रहे हैं तो अगेन आपके पास एंड कंडीशन है। आपको ई को एक्सप्लोर करने के लिए एफ को भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि भाई बी के बाद आ जाते हैं ई को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ई की हेयरिस्टिक वैल्यू क्या है 3, इसकी प्लस एक्चुअल वैल्यू क्या है 1, तो ये बन गया आपके पास 4। उसके बाद आ जाता है आपका एफ़, तो एफ़ पर जाने के लिए आपकी हेयरिस्टिक वैल्यू क्या है 2, प्लस में इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 1, तो ये बन गया आपके पास 3। तो 4 और 3 इज इक्वल्स टू 7। तो मीन्स के अब हमने जब एक्चुअल वैल्यू इस वाले पाथ की कैलकुलेट की तो वो क्या बनती है 7, जबकि यहाँ पर क्या लिखी हुई है 9। तो इट मीन्स अब जब बैक प्रोपगेशन होगी ना, तो बैक प्रोपगेशन स्टेप में इस 9 को हटाकर यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू क्या लिखी जाएगी 7। जब 7 लिखी गई तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से भी u की भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि इस 8 को भी अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो u आपको क्या कह रहा है, h की वैल्यू क्या है 3 और प्लस में इसकी ये वाली क्या वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू 1, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो C से U तक जाने के लिए आपको 4 कॉस्ट लग रही है, जबकि इसने क्या एस्टिमेटेड बताया था 8। तो 8 की जगह माइनस करके इसको लिखा जाएगा क्या चीज़ 4। अब जब 7 और 4 ये दोनों चीज़ें अपडेट हो गई हैं, अब इस 14 को भी अपडेट किया जाएगा। इस 14 को किस तरह से अपडेट किया जाएगा, 7 + 1 कितने होते हैं 8, और ये 4 + 1 कितने होते हैं 5। 5 और 7 कितने हुए हमारे पास 12, तो इस 14 की जगह यहाँ पर 12 आ जाएंगे। तो अब जब यहाँ से भी इस तरफ से भी हमने बैक प्रोपगेशन की और फाइनल आंसर बताया 4, और इस तरफ से भी बैक प्रोपगेशन की फाइनल आंसर बताया 12, तो 12 और 4 में से हमारे पास कौन सी साइड ज़्यादा बेटर है, हमारे पास 4 वाली साइड ज़्यादा बेटर है। तो यही पाथ सेलेक्ट किया जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास AO* एल्गोरिथम काम करता है। एक इनिशियल नोड से, एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। सेम वर्किंग होती है जिस तरह से हमारे पास A* एल्गोरिथम की थी कि H(n) + G(n) करता जाएगा और मिनिमम वैल्यू लेगा, उस तरफ फर्दर एक्सप्लोर करेगा, और इस तरह से करते करते जब तक कि वो नोड ना आ जाए जहाँ पर सक्सेसर ना हो, तब तक ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वहाँ तक कंटिन्यू हो गया, यहाँ तक आ गया आपके पास एंड तक, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है, दैट इज़ द बैक प्रोपगेशन। और वो बैक प्रोपगेट करेगा किधर, वापस रूट नोड पर। और ये बैक प्रोपगेशन होती किस वजह से है कि ताकि जो हेयरिस्टिक वैल्यूज़ थी, अगर इन केस वो गलत थी, तो क्योंकि अब हमने पाथ को एक्सप्लोर कर लिया है तो अब उनको अपडेट किया जाएगा। अब जब अपडेट किया जाएगा, फाइनली हम लोग इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो इनिशियल पॉइंट से रीस्टार्ट होगा ये जो है ना, ये वाला स्टेप अगेन रिपीट होगा। तो इस तरफ जो है ना, इस तरह से अब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, दैट वाज अबाउट दी AO* एल्गोरिथम, और उसकी एक एग्जांपल होगी। ठीक है।